बिहार का नज़रिया क्या है? नलिन वर्मा जी, बिहार को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। संजय कपूर ज़ाहिर है जो एक जर्नलिस्टिक स्केप्टिसिज्म होता है, वो कह रहे हैं कि हमेशा वो मार्केट का एक क्रिएशन है, जितने बड़े हैं वो उतना ज़्यादा उससे ज़्यादा बड़ा करके उन्हें दिखाया जाता है। ये बार-बार आरोप लगते रहे हैं प्रशांत किशोर पे कि शायद उनकी कामयाबी के जितने कसीदे गढ़े जाते हैं, वो उसके योग्य हैं या नहीं, ये सवाल तो हमेशा बना रहेगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप क्या जो ऑपोज़िशन को जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो अपनी रणनीति बना रहा है 2024 के मद्देनजर, उसमें नीतीश कुमार को आप क्या देख रहे हैं? चाहे प्रशांत किशोर से उनकी मुलाकात को आप बहुत ज्यादा वजन ना भी दें तो भी नीतीश कुमार को तो वजन देना पड़ेगा। नहीं, मैं थोड़ा सा डिफरेंस हमको संजय कपूर जी से इस मामले में होगा। देखिए, प्रशांत नीतीश कुमार तो ये मानी हुई बात है कि बड़े नेता हैं, बड़े क्षत्रिय नेता हैं। 7 बार कोई मुख्यमंत्री ऐसे नहीं बन सकता है, इसमें कहीं से डाउट नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर है। सीटें घटते बढ़ते रहती हैं। रहा सवाल प्रशांत किशोर का, तो प्रशांत किशोर का सक्सेस स्टोरी बिहार में है। आपको नीतीश कुमार के साथ, आपको याद होगा कि 2014 में बुरी तरह से नीतीश कुमार जी चुनाव हार गए थे। सारे लोग हार गए थे। नरेंद्र मोदी की पार्टी जीती थी, बीजेपी उस समय, और मात्र 2 सीट था नीतीश कुमार की। जब इनसे पहली मुलाकात प्रशांत किशोर से हुई थी, 2015 में मुलाकात हुई थी इस हार के बाद से। और हमको जहां तक एक्सेस है तो नीतीश कुमार ने यही कहा था कि भाई आप तो नरेंद्र मोदी के स्ट्रेटजिस्ट थे, और उस समय पहली बार नरेंद्र मोदी को छोड़ के नीतीश कुमार के पास आए थे, जिसके पास 2 सीट था। और यही जो आप बात कर रही हैं, उनको लाने वाले जो थे पवन वर्मा ही थे नीतीश कुमार के पास, तो जो आज लेके गए हैं। तो अब देखिए, अब अरफा इस बात को देखिए कि एक आदमी जो नरेंद्र मोदी जी का स्ट्रेटजिस्ट था, अब मीडिया जो भी अलग, लेकिन ऐसे तो नरेंद्र मोदी अनाड़ी नहीं है कि किसी को पकड़ करके अपना स्ट्रेटजिस्ट बना लिए, सक्सेसफुल हुए। वो आदमी छोड़ के नरेंद्र मोदी जी के पार्टी को एक ऐसे आदमी के पास जाते हैं जिसके पास मात्र 2 सीट है, और नरेंद्र मोदी उसमें पराकाष्ठा पर है, 2014 के चुनाव जीत चुके हैं। उसके बाद से फिर लालू प्रसाद जी की तरफ से इंट्रिकेट पॉलिटिशियन एक तरह से जोड़ करके महागठबंधन में एक रोल, एक लो प्रोफाइल रहते हैं लेकिन स्ट्रेटेजिक जो रोल है वो प्ले करते हैं प्रशांत किशोर वहां पर। और 2015 में 1 साल के बाद से पासा पलट जाता है और बिहार में चुनाव जो है महागठबंधन जो है जीत जाता है 2015 में। और उसके बाद से 11 जगहों पर, 11 साउथ से लेकर नॉर्थ तक डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स के साथ, जिसमें अरविंद केजरीवाल में भी है, तो केसीआर भी है, जगन मोहन रेड्डी भी है, तो साहब पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर कैप्टन भी हैं, सबके साथ ही प्रशांत किशोर काम करते हैं। और एक उत्तर प्रदेश छोड़ करके जहां पर कांग्रेस के साथ कहा जाता है कि उन्होंने काम किया, फिर बंगाल जाते हैं, तो एवरीवेयर 2015 से ऑनवर्ड उनकी भी लड़ाई देखिएगा तो वो एंटी बीजेपी ही कैंप में रह करके अभी तक काम करते हैं। हाँ, रहा सवाल बिहार में, तो अभी उन्होंने एक डिफरेंट लाइन लिया है, एक अलग तरीके से बिहार में एक राजनीति व्यवस्था को बदलने की, राजनीति करने की बात करते हैं। लेकिन अभी कुछ कहा भी कि भाई अंड बंड बोलता है, या नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को कुछ कहा, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को कुछ कहा। लेकिन देखिए यार, राजनीति है, राजनीति में कौन क्या किसको कहता है, उसके बाद से क्या वो बनाने लगता है, इसको बहुत आप बताइए ना। 1 महीना पहले बीजेपी जेडीयू आरजेडी जेडीयू के बीच में क्या हो रहा था और या बीजेपी पर नीतीश कुमार क्या बोल रहे थे, तो कहने का जीतन राम मांझी क्या बोल रहे थे उस समय। अब देखिए सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो अब तो प्रशांत किशोर पर अंड बंड उन्होंने कह दिया या प्रशांत किशोर ने कुछ कह दिया, तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क वरक नहीं पड़ता है। अगर इन लोगों को कुछ स्ट्रेटेजी बनाना होगा जिसका एक्सेस हमको नहीं है। बड़ा सवाल जो यहाँ पे पैदा हो रहा है वो ये कि जब हम बात कर रहे हैं इस मुकाबले की 2024 में, जैसे मैंने कहा कि अब 1 साल से कुछ ज्यादा का वक्त है, बल्कि मैं कहूंगी पहले से ही चुनावी तैयारी। अगर आप किसी भी टीवी चैनल को अभी शाम के वक्त, जैसे प्राइम टाइम कहा जाता है, अगर आप स्विच ऑन करें आपको पता चल जाएगा। अखबारों में आप देखिए हेडलाइंस, कम से कम अगर 6 बड़ी हेडलाइंस में से 2-3 अभी 2024 के चुनाव के मद्देनजर हमें देखने को मिल रही है।
मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा मुकाबला है, एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जहाँ अलग-अलग उम्र और अलग-अलग वज़न के लोग भाग ले रहे हैं। यानी कि जो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि बराबरी का मुकाबला ही नहीं है। एक 12 साल का बच्चा है और दूसरा 18 साल का वयस्क है। यानी कि उनके पास जिस तरह के रिसोर्सेज़ हैं, जिस तरह से मीडिया का कंट्रोल है, ऐसे में मैं सबसे जो बड़ा सवाल पूछ रही हूँ वो ये कि क्या इस जोड़-तोड़ के साथ भी विपक्ष कोई उम्मीद करे कि कोई बदलाव हो सकता है? नलिन वर्मा जी। अच्छा, देखिए, इसको थोड़ा सा माइक्रो लेवल पर ले जाइए आरफा। ये जो सत्येंद्र जी या कपूर साहब जो बात कर रहे हैं, एक ब्रॉडर लाइन पर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, या आप भी कहेंगी इसमें कोई डिफरेंस की बात नहीं है। लेकिन चुनाव जहां तक जीतने का सवाल है, तो आप इसको थोड़ा क्षेत्र के लेवल पर ले आकर शुरू कीजिए। जब बीजेपी भी चुनाव जीती है 2014 और 2019 में, बिहार का मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि बिहार से शुरुआत एक नीतीश कुमार ने किया है। थोड़ा सा माइक्रो लेवल पर जाइए। आपको याद होगा कि 2014 में कि ठीक पहले रामविलास जी कांग्रेस और लालू प्रसाद जी के साथ थे, आपको याद होगा। वो चले गए नरेंद्र मोदी के साथ, और फिर एक कुशवाहा जो भी नीतीश कुमार के साथ है वो भी चले गए। इनको 4-4, 5-5 सीट और 9 सीट दिया गया रामविलास जी को, और पासवान और कुशवाहा आके जुट गए, चुनाव आसानी से जीत गए। जिसको आपको लगता है बड़ा भारी पेश है भाई, हिंदुत्व है, वो मान के चलते हैं। लेकिन ये चीजें हुई, ये आपको बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है। 2019 में आई, 2019 में बिहार के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूं, आपको डिफरेंस क्रिएट करूंगा यूपी और बिहार में क्या अंतर है। तो उस समय नीतीश कुमार जी इनके साथ थे और रामविलास पासवान भी इनके साथ। ये चुनाव जीत गए और अपोजिशन जो था वो डिसयूनाइटेड था। तो जोड़ तोड़ की, भाई जोड़ तोड़ से वो लोग जीत जाएंगे। आप खुद जो बीजेपी जीती है अगर बिहार में, तो जोड़ तोड़ से ही जीती है ना। आपको बीजेपी कहां जीत पाई है बिना नीतीश कुमार को, वहां पर चुनाव नहीं जीत पाई है। जब भी नहीं, जीती है तो लेकिन नलिन जी, अब सत्येंद्र रंजन, संजय कपूर दोनों इस बात पे सहमत हो रहे हैं कि जब तक कोई एक नेशनल कंसेंसस यानी कि कोई वही नेशनल विचारधारा के उसी स्तर उस, पर उसी ऑपोजिशन कोई ऑल्टरनेट पेश नहीं करता है। दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ उठ रही हैं। पहली बात विचारधारा के स्तर पर, और दूसरा उठ रहा है एक आर्थिक मॉडल। यानी ये दोनों चीजें जब तक ऑपोजिशन यानी ये तो कह रहा है कि बीजेपी खराब है, लेकिन हम क्यों अच्छे हैं ये नहीं बता पा रहे हैं। देखिए, वही मैं बता रहा हूं। अभी आपने जो क्वेश्चन किया, शुक्रगुजार, अच्छा क्वेश्चन आपने किया, उसी पर मैं आने वाला था। देखिए, आपके पास 30-35% वोट बीजेपी के पास हो गया है बहुत सारे राज्यों में, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इकोनॉमिक मॉडल उसके पास एक है, वेलफेयर का, नेशनलिज्म का, जो भी कहिए, इसमें भी डाउट नहीं है। ये भी आपको रीजन टू रीजन डिफर करता है। आपको जो उत्तर प्रदेश में एक हिंदू राष्ट्र का जितना स्ट्रांग वोट, मैं यूपी भी देख रहा हूं, बिहार भी देख रहा हूं, एक जो कम्युनल लाइन पर जो उत्तर प्रदेश में जो स्ट्रांग वोट बना हुआ है, वो बिहार में नहीं है, वो बंगाल में नहीं है। ये आप बता दे रहे हैं जो, हाँ, फिर भी उसके पास 35% वोट है, लेकिन 7% वोट का डिफरेंस है। आपको 2019 का भी चुनाव लीजिएगा, 2020 का भी चुनाव लीजिएगा, 2014 का भी चुनाव लीजिएगा, तो 7% का डिफरेंस वोट में है। तो वो जो भी फिलोसफी का हो, चुनाव हार जाइएगा वहां पर बिहार में। यूपी में हो सकता है काम नहीं करेगा, नहीं मानता हूं, लेकिन बिहार में आप इलेक्शन को 2024 में जो 39 सीट जीते हुए हैं, वो रिवर्स हो जाएगा। पूरा बिहार में जाके देखिएगा, तो अगर ये आप 2 पर चले आएंगे सारे एजेंडा रहते हुए, इसमें कोई भी आश्चर्य हमको नहीं होगा। जी।